पहले से फिजिक्स ने तय कर रखा है। साइंटिस्ट अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लक वाकई असल में होता है या नहीं। आप जिस मुकाम पर आज हैं वहां तक कैसे पहुंचे? हो सकता है इसकी वजह आपका स्ट्रगल और आपकी कड़ी मेहनत हो, या आपको विरासत में इतनी दौलत मिली हो कि आपको कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। कुछ बातें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। क्या ब्रह्मांड ने हम सभी के बारे में पहले से कुछ तय कर रखा है, या फिर हमारी किस्मत सिर्फ एक रैंडम चांस है? क्या हम अपनी किस्मत बनाते हैं या किस्मत हमें बनाती है? बचपन में मैंने बहुत से बच्चों को अपने पास खरगोश का पैर रखते देखा था। पता नहीं क्यों हम ये मानते हैं कि खरगोश का पैर हमारे लिए अच्छी किस्मत लाता है। क्या ये बात सही है? हो सकती है। मेरे पास तो खरगोश का पैर काफी समय से नहीं है और मैं अब ऐसे लकी चार्म पर भी यकीन नहीं करता, मगर शायद छोटी उम्र में मैं इन बातों पर यकीन करता था। आप किसी कसीनो में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां खिलाड़ी अच्छी किस्मत के लिए तरह तरह के टोटके अपनाते हैं, मगर सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले मैं एक आर्मेनियन प्रार्थना पढ़ती हूँ, फिर अपने बेटे के जन्म की तारीख के नंबरों पर दांव लगाती हूँ। सारे चिप्स एक ही दिशा में होने चाहिए। अच्छी किस्मत पाने के लिए तरह तरह के टोटके किए जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने जो किया है वो चांस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सैली लिंकनगर लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की लेक्चरर हैं और मानती हैं कि जब हम खुद को लकी मान लेते हैं तब हमारे खेलने का तरीका बदल जाता है। अपनी इस राय को साबित करने के लिए वो कई एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो रेगुलर बेसिस पर गोल्फ खेलते हैं, और उनमें से आधे लोगों को ये बताया है कि वो जिस पटर का इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक फेमस गोल्फर का है। ये देखिए, ये बेन कर्टिस का पटर है जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश ओपन जीता था। आप इसी से 10 पट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। दूसरे गोल्फरों को एक दूसरी कहानी सुनाई गई। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा पटर है। आप इससे 10 पट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। ये तो जाहिर है कि हर की तरह इसमें भी कुछ अच्छे थे तो कुछ बहुत अच्छे थे, मगर दर्जनों कोशिशों के बाद एक पैटर्न उभर कर सामने आया। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तब हमने देखा कि जिन लोगों को ये पता था कि वो बेन कर्टिस का पटा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे ग्रुप के मुकाबले अपने 10 पट में से करीब 1.5 पट ज्यादा मारे। उनका गोल्फ क्लब लकी नहीं था। सबसे अहम बात थी उन खिलाड़ियों का ये विश्वास कि उनका क्लब लकी है या नहीं। सैली मानती हैं कि इस तरह की सोच से ही लोग मुसीबत से भरे परेशान करने वाले हालात का सामना करते हैं। किसी काम को अच्छी तरह से करने के पहले हम सभी के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव होता है। अगर दबाव कम हो तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और काम भी ठीक से नहीं करते। ज्यादा दबाव होने पर हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक निश्चित मात्रा में दबाव हो। जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसे बहुत से लोग देख रहे हो, हमारे ऊपर उस काम को बेहतर तरीके से करने का दबाव आता है। लेकिन अगर प्लेयर के हाथ में लकी पटर हो तब वो दबाव ज्यादा परेशान नहीं करता। अपनी लैब में सैली ने गोल्फर से कहा कि वो होल का सही साइज ड्रॉ करें। ये देखिए, ये है गोल्फ होल का एक्चुअल साइज। सभी गोल्फर ने कहा कि उन्हें ये होल काफी छोटा लग रहा है, मगर जिन लोगों के पास बेन कर्टिस का पटर था उन्हें ये होल ज्यादा बड़ा लग रहा था। उन्होंने देखा कि जिन गोल्फरों के पास ऑर्डिनरी क्लब था उन्हें होल करीब 11% छोटा लग रहा था, इसलिए उन्हें लकी पटर वाले गोल्फरों के मुकाबले ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। क्या लक हमारे दिमाग की सोच है? कॉन्फिडेंस हमारी कामयाबी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और हो सकता है कि उस क्लब का इस्तेमाल करने की वजह से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। मैं ये नहीं कह रही कि वही हमारा लक है। मेरे ख्याल से तो वो अपनी सोच को, अपनी घबराहट को हैंडल करने का एक तरीका है। हम काफी दबाव में भी अपना काम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं।
एक शख्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि खुद को लकी मानकर हम काफी दूर जा सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर और मास्टर स्टैटिस्टिशियन जे कोलर हर चीज को मीन के वेरिएशन के तौर पर देखते हैं। ये मीन असल में एवरेज का ही एक और नाम है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए भी कोई दिन अच्छा होता है और कोई बुरा, मगर हिसाब बराबर हो जाता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक बास्केटबॉल प्लेयर करीब 33% 3 पॉइंट शूटर है। अगर वो बहुत अच्छा है तो शायद 45% 3 पॉइंट शूटर बन जाए, मगर हो सकता है कि किसी दिन वो ऐसा 50% करता है तो किसी दिन 35%। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। प्लेयर तो अपने औसत प्रदर्शन के आसपास ही खेल रहा है। लेकिन जब कोई प्लेयर अपने हॉट हैंड का कमाल दिखाता है तब उसे क्या कहेंगे? वो उस दिन बहुत अच्छा खेलता है। क्या उस वक्त कुछ सुपरनैचुरल होता है? हॉट हैंड एक ऐसी चीज है जो कामयाबी मिलने के बाद उसके खेल को कुछ समय के लिए और बेहतर बना देती है। मान लीजिए कि एक प्लेयर लगातार 7 3 पॉइंट वाले शॉट मार लेता है तो दर्शक को ही नहीं, उस प्लेयर को भी लगेगा कि वो बड़ा माहिर खिलाड़ी है। मगर सवाल ये है कि क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? क्या वो अब 70, 80 या 90% 3 पॉइंट शूटर बन गया है? तो इसका जवाब है नहीं। जे ने एनबीए के बेहतरीन 3 पॉइंट शूटर्स पर इस बात की जांच की ताकि उन्हें हॉट हैंड के सबूत मिल सके। हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने लगातार 3, 4, 5, 6 या 7 शॉट ऐसे मारे जिन्हें हम इत्तेफाक कह सकते हैं, मगर हमें उनमें हॉटनेस या कोल्डनेस की कोई सबूत नहीं मिले। चैंपियनशिप एथलीट जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न के ये 2 स्टार आम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर खेलते हैं और ये हर बार अपनी काबिलियत की पीक के आसपास ही परफॉर्म करते हैं। लक से खास फर्क नहीं पड़ता। एक के मुताबिक करीब 50% शूटर अपने आधे शॉट्स में कामयाब हो ही जाते हैं। जे के मुताबिक ये सबूत है कि हॉट स्ट्रीक बस एक इल्यूजन है। दूसरे स्टैटिस्टिशियंस ने भी दूसरे खेलों में ऐसी ही स्टडीज की है और उन्हें भी इससे मिलते जुलते नतीजे ही मिले। अगर एक प्लेयर अपने फ्री थ्रोज में से 50% बार कामयाब हो जाता है तो उसके लिए भी फ्री थ्रो सिक्का उछालने जैसा ही हो जाता है। अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए हम सिक्का उछालने वाला एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। रेजी 100 बार सिक्का उछालेंगे और ऑस्टिन उसके नतीजों को रिकॉर्ड करेंगे। सिक्का बहुत ही रैंडम गिर रहा है, मगर तभी रेगी ने उसे 7 बार लगातार हेड्स की ओर से गिराया। इसकी क्या वजह हो सकती है? लगातार 7 बार हेड्स आना अनोखी बात लगती है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 7 हेड्स एक ज्यादा बड़े कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, 100 बार सिक्का उछालने के कॉन्टेक्स्ट में। हम सिक्का जितना ज्यादा उछालेंगे हॉट स्ट्रीक की संभावनाएं भी उतनी ज्यादा होंगी। अगर हमने 10 बार सिक्का उछाला होता तो लगातार 7 बार हेड्स आने की संभावना मुश्किल से 2% होती। लेकिन जब हम 100 बार सिक्का उछालते हैं तब 7 बार लगातार हेड्स आने की संभावना 31 से 32% तक हो जाती है। ये बात पूरी तरह से काउंटर इंट्यूटिव लगती है, लेकिन लकी स्ट्रीक असल में लकी नहीं होते। स्टैटिस्टिकली उनकी संभावना बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे पैटर्न दिखते हैं जो बड़े ही अनोखे होते हैं, जैसे कि एक स्टार प्लेयर का 4 बार लगातार सही शॉट मारना, मगर हम ये नहीं देख पाते कि वो 5वें में चूक जाता है, 6ठे में कामयाब होता है, फिर 7वें में नाकाम होता है और फिर 8वां और 9वां शॉट सही मारता है। इस तरह के स्ट्रीक तो हर परफॉर्मेंस बेस्ड फील्ड में देखे जा सकते हैं, चाहे वो खेल हो, सेल्स हो या स्टॉक ट्रेडिंग हो। अगर ये साल अच्छा रहा तो हो सकता है कि अगला साल बहुत खराब हो। इससे तो यही लगता है कि लकी स्ट्रीक का मतलब है कि हम अपनी नाकामी से उबरने की बेहतर कोशिश करें। जे मानते हैं कि इस वजह से हमें कभी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश नहीं होना चाहिए, ना ही अपनी नाकामी पर ज्यादा दुखी। अगर कुछ होने वाला है तो हो सकता है कि बीच में चांस दखल दे दे और जो होना है उसका उल्टा हो जाए। जे मानते हैं कि ज्यादा जरूरी है कोशिश करते रहना।
हमारे हाथों में बस एक ही बात है कि हम कितनी कोशिशें कर सकते हैं, हम कितनी बार कुछ करने का जज्बा दिखा सकते हैं, हम कितनी बार सही शॉट मार सकते हैं, हम कितनी बार अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जा सकते हैं। कामयाब होने के लिए हमें नाकामी का खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। मगर कई बार ऐसा लगता है कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ और तय कर रखता है। हम उन समझ में नहीं आने वाली बातों के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो गजब के इत्तेफाक हैं या फिर भाग्य का खेल? क्या कोई छिपी हुई ताकत हमारी जिंदगी को गाइड कर रही है? ग्रीक माइथोलॉजी में भी 3 फेट्स की बात कही गई है। उनमें से एक देवी जिंदगी का धागा बुनती है, दूसरी उसे मापती है और तीसरी उसे काटती है। शायद हम इससे ही भाग्य के खेल को और उस रैंडम कोइंसिडेंस को समझ सकते हैं जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। या तो हमें इन बातों का मतलब ढूंढना होगा या ये सोचकर चलना होगा कि ये तो होता रहता है। 2001 की गर्मियों में 10 साल की लॉरा बक्सटन ने एक बलून पर अपना नाम पता लिखकर उसे अपने घर के बागीचे से उड़ा दिया। बलून उड़ता हुआ वहां से करीब 225 किलोमीटर दूर इंग्लैंड पहुंचा और वहां नीचे गिरा। वो एक किसान को मिला जो उसके ऊपर लिखा नाम देखकर चौंक गया, क्योंकि लॉरा बक्सटन तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची का नाम था। ये एक लकी कोइंसिडेंस है या कुछ और? प्रोफेसर टॉम ग्रिफिथ्स यूसी बर्कले में कॉम्प्यूटेशनल कॉग्निटिव साइंस लैब के डायरेक्टर हैं। टॉम मानते हैं कि लॉरा बक्सटन की कहानी इंसान के तर्क की शक्ति की ताकत और कमजोरी को बयां करती है। अगर आप किसी से पूछें कि ऐसा होने की संभावना कितनी है तो वो शायद इसका ठीक जवाब नहीं दे पाए। हम उन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जिससे जुड़े डेटा हमारे पास होते हैं, और हम उन नतीजों पर भी पहुंच जाते हैं जो डेटा से काफी आगे होते हैं। हमारे पास जो जानकारी होती है हम उनके आधार पर ही अंदाजे लगाते हैं। इंसान अगर कुछ अच्छी बातें सुन ले तो वो उसके सहारे एक अच्छी खासी कहानी बना सकता है, मगर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अंदाजा लगाने के मामले में बड़े कमजोर हैं और ये नहीं समझ पाते कि किसी घटना के होने की संभावना कितनी है। मिसाल के तौर पर 2 लोगों का एक ही जन्मदिन होने की संभावना कितनी है? 365 जन्मदिन तो हो ही सकते हैं। 365 का आधा करीब 183 हुआ। ऐसे में हम शायद ये सोचें कि अगर कमरे में कम से कम लोग 183 हों तब इस बात की संभावना 50% होगी कि 2 लोगों का जन्मदिन एक ही हो। मगर सच तो यह है कि इसके लिए सिर्फ 23 लोग चाहिए। बात है जोड़ों की। 5 लोग हों तो 10 जोड़े बन सकते हैं, 10 लोग हों तो 45 जोड़े, 15 लोगों में से 105 जोड़े। अगर कमरे में 23 लोग होंगे तो हम अलग अलग 253 तरीकों से जोड़े बना सकते हैं। उनमें से 2 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका जन्मदिन एक ही हो। कुछ समझ में नहीं आया? बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया है। इस बर्थडे प्रॉब्लम पर काफी साइकोलॉजिकल रिसर्च की गई है और उससे पता लगा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में लोग कॉमन एडिटोरियल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते। सच तो यह है कि जोड़ों की संख्या जिस तरह से बढ़ती है वो नॉन लीनियर होती है, मगर ज्यादातर लोग मानते हैं कि कोई रिलेशनशिप लीनियरली बढ़ता है। उनका मानना है कि जोड़ों की संख्या लोगों की संख्या के मुताबिक बढ़ती है, जिसकी वजह से वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी घटना से जुड़ी इतनी संभावनाएं होती है कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इंसान हर मामले में मीनिंगफुल कनेक्शंस ही देखता है, मगर सच तो यह है कि उन बातों को असली मतलब हम देते हैं। दुनिया में आज करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं, तो रोज किसी न किसी के साथ कोई ना कोई कोइंसिडेंस होता ही है। हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि किसी के साथ कोई भी कोइंसिडेंस हो सकता है। कोइंसिडेंस की एक डेफिनेशन तो यह है कि किसी घटना की संभावना 10 लाख में से 1 की होती है। मतलब ये कि हर सेकंड कोई ना कोई घटना होती है। हम दिन में करीब 8 घंटे जागते हैं, तो हमारी जिंदगी में हर महीने एक कोइंसिडेंस की संभावना होती है। इस डेफिनेशन से तो यही लगता है कि लॉरा बक्सटन के उस बलून का ब्रिटेन में दूसरी लॉरा बक्सटन तक पहुंचना भी एक कोइंसिडेंस ही था। मगर ये जादू नहीं है। हमारा दिमाग ऐसे ही पैटर्न और कोइंसिडेंसेस को देखकर यह अंदाजा लगाता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। कई बार हम गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन
कई बार हम इन कोइंसिडेंसेस के अंदर मौजूद पैटर्न को देखकर बिल्कुल नए तरीके से सोचने लगते हैं। उन पैटर्न की इसी सेंसिटिविटी की वजह से हम कई बार नतीजों के बारे में सोचते वक्त गलत दिशा में चले जाते हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ कि बच्ची ने एक बलून उड़ाया और वो उसी नाम की एक दूसरी बच्ची को उस जगह से काफी दूर जाकर मिला। हम जिन कोइंसिडेंसेस को देखकर ज्यादा चौंकते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मगर उनमें से हमें ये भी पता लगता है कि सिंक्रोनिसिटी की एक और फोर्स काम कर रही है जिसकी वजह से दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारी दुनिया अनजान और अनिश्चित चीजों से भरी है। हमारा दिमाग उन्हें समझने की कोशिश करता है। हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, कुछ को नहीं। मगर हम जिन रहस्यों में उलझे हैं उनमें से एक तो हमें कुछ ज्यादा ही परेशान करता है। हमारी किस्मत कब धोखा देगी। ये साहब दावा करते हैं कि हम लक और प्रोबेबिलिटी की अपनी बढ़ती जानकारी के सहारे मौत की छड़ी को भी चकमा दे सकते हैं। अगर हम भाग्य पर भरोसा करते हैं तो हमें उसके स्याह पहलू को भी कबूल करना होगा। हम में से किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है। ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि उस वक्त को ज्यादा से ज्यादा टाला जाए। उसके लिए हम बेहतर खाते हैं, कसरत करते हैं, खतरों से बचते हैं। लेकिन क्या इन सबसे वाकई फर्क पड़ता है, या फिर हम सभी लोग अपनी बुरी किस्मत की दया पर हैं? डेविड स्पीगल-हॉल्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। ये स्टैटिस्टिक्स के गुरु हैं और इन्हें प्रोबेबिलिटी का युवराज भी कहा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी एक बड़ा ही ट्रिकी सब्जेक्ट है। लोग इसे बड़ा ही टेढ़ा और मुश्किल मानते हैं और सच तो ये है कि ये सचमुच बड़ा ही टेढ़ा और मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन क्या हमारे लिए ये जरूरी है कि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं की हर संभावनाओं पर अभी से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें? डेविड मानते हैं कि आज का समाज बुरी किस्मत पर ओवर रिएक्ट करता है। अनोखी घटनाओं को बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज मिलती है जिससे लोगों को लगने लगता है कि साइकिल चलाने से उनकी जान जा सकती है। मेरे ख्याल से असली समस्या ये है कि हम जब भी अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं तो अक्सर हम ऐसी ही घटनाओं के बारे में सुनते हैं, मगर हम ये तो कभी सुनते ही नहीं कि वो घटना कितने लोगों के साथ नहीं हुई, क्योंकि उस बात में कोई मजा ही नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि आज लाखों बच्चे स्कूल गए मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसी बातें अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं छापी जा सकती। अनोखे तरीकों से हुई मौतें अक्सर सुर्खियां बन जाती हैं क्योंकि हमारा फेट बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। मगर हमारी एवरेज उम्र के आधार पर डेविड ये अंदाजा लगाते हैं कि कब हमारी मौत हो सकती है। मैं 1950 के दशक की शुरुआत में पैदा हुआ था और तब मेरे बारे में यही अंदाजा लगाया गया होगा कि मैं 70-75 साल तक जिंदा रहूंगा। मगर अब सुरक्षा के उपाय काफी बढ़ गए हैं और हेल्थ केयर सुविधाएं भी बेहतर हो गई हैं। तो एक एवरेज के मुताबिक मैं 82 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हर साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी करीब 3 महीने बढ़ जाती है। हर साल हमारी करीब 3 महीने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और ऐसा कई दशकों से हो रहा है। हाँ, मेरे जीने के अंदाज से भी ये तय होता है कि मैं 82 साल की उम्र के बाद जिंदा रहूंगा या उसके पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो इस बात की पूरी संभावना है कि मेरी उम्र कम हो जाएगी। 2 सिगरेट हमारी जिंदगी से आधा घंटा कम कर देती हैं। एक एवरेज स्मोकर दिन में करीब 20 सिगरेट पी जाता है। मतलब रोजाना उसकी जिंदगी से 5 घंटे कम हो जाते हैं, यानी साल में 1825 घंटे। हाँ, हम कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जिनसे हमारी उम्र बढ़ सके। जैसे कि हमारी रोजाना आधे घंटे की दौड़ हमारे आधे घंटे की जिंदगी बढ़ा सकती है, मगर उसके लिए हमें आधे घंटे तक दौड़ना होगा। हमारी लाइफस्टाइल से हमारी उम्र तय होती है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से स्टैटिस्टिक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं। अगर हम रोज एक बेकन सैंडविच खाते हैं तो हमें बाउल कैंसर होने की संभावना 20% बढ़ जाती है। अगर 100 में से 5 लोगों को तो वैसे भी बाउल कैंसर होने की संभावना होती है, लेकिन 100 में से 5 लोगों को तो वैसे भी बाउल कैंसर होने की संभावना होती ही है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सभी 100 लोग रोज बेकन सैंडविच खाते हैं तो वो संख्या 5 से 6 हो जाएगी। मतलब 100 में से सिर्फ एक ही बढ़ा, यूं ज्यादा बुरा तो नहीं है। सही तरह से जीने पर उम्र लंबी हो सकती है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपकी मौत अगले पल नहीं हो सकती। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे डेविड की मौत के खतरे भी बढ़ रहे हैं।
ऐसे में वो ये जानते हुए अपनी जिंदगी कैसे बिताएं कि रैंडम चांस उसे कभी भी खत्म कर सकता है। क्या उन्हें सिर्फ आज में जीना चाहिए और खुद को आने वाले हर खतरे से दूर कर लेना चाहिए? डेविड ने इस समस्या से निपटने के लिए माइक्रोमॉट नाम से एक मेजरमेंट बनाया है। इसका मतलब है मौत की बहुत ही छोटी यूनिट। एक माइक्रोमॉट का मतलब है मौत की संभावना 10 लाख में से 1। देखिए, मेरी जिंदगी में इस बात की संभावना एक माइक्रोमॉट है कि मैं किसी एस्टेरॉयड के गिरने से मारा जाऊं, मगर इस बात की संभावना ज्यादा है कि मैं आम जिंदगी में होने वाली आम घटनाओं से मारा जाऊं, जैसे कि सीढ़ी से फिसलना या किसी कार के नीचे आ जाना। डेविड ने अंदाजा लगाया है कि घोड़ी की सवारी से मौत की संभावना सिर्फ आधा माइक्रोमॉट होती है। हैंड ग्लाइडिंग से 8 माइक्रोमॉट होती है। 7,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने पर वो 43,000 माइक्रोमॉट पर पहुंच जाती है। ऐसे में हम कहां तक जोखिम उठा सकते हैं? यह शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। एक 18 साल के इंसान की अगले 1 साल में मरने की संभावना 500 माइक्रोमॉट होती है, मगर डेविड की मौत की संभावना 14 गुना ज्यादा है। इस वजह से वो ज्यादा खतरे उठा सकते हैं। हम चाहे ऐसे ही खतरे उठाएं या हर काम बहुत सोच समझ कर करें, हम हमेशा बुरी किस्मत की दया पर रहते हैं। कार चलाने से ही हमें हर साल करीब 40 माइक्रोमॉट का खतरा होता है। हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए चांस पर भरोसा करते हैं। हम जिन चीजों के बारे में नहीं जानते उनसे बच तो नहीं सकते, मगर उन्हें अपनाकर उनके साथ जी तो जरूर सकते हैं। सच कहें तो हम उनका मजा ले सकते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये बड़ी अजीब बात है। लक, ये हमारी जिंदगी में बड़ी अहम भूमिका निभाता है, मगर शायद ये कहीं ज्यादा गहराई तक भी गया हो सकता है इससे ही बने भी हो। शायद लक हमारे डीएनए में ही मौजूद हो। दुनिया का हर जीव सेल से बना होता है और वो जेनेटिक प्रोग्राम पर चलता है। वो प्रोग्राम सेलों को बताते हैं कि किस तरह से पेड़, हाथ और पैर जैसी चीजें बनानी है। यह है जिंदगी का करिश्मा। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों से कुदरत की दुनिया के न जाने कितने शानदार अजूबे पैदा होते हैं, मगर हर जीव के अंदर अफरा तफरी का भी एक एलिमेंट मौजूद होता है। लक का वो पेच ही हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाता है। माइकल एलोविट्ज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग और अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। हमारा शरीर हजारों करोड़ अलग अलग जीवित सेलों से बना होता है। आमतौर पर हम उन सेलों को ऐसी छोटी छोटी मशीनें मानते हैं जो अपने आसपास की चीजों का अंदाजा लगा लेती हैं और उनके मुताबिक ही सही तरीके से वक्त पर रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन अगर सेल ऐसे मैकेनिकल डिवाइस नहीं हो जो प्रिडिक्टेबल तरीके से काम करते हैं, तो अगर ऐसा हो कि वो असल में पासे फेंक कर ये पता लगा रही हो कि किस सिचुएशन का सामना किस तरह से करना है, तो प्रोटीनों की वजह से ही सेल काम करते हैं और उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। अभी हाल में कोई ये देख पाया है कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है, और उसकी वजह बनी है जेलीफिश। जेलीफिश में फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन होती हैं, ऐसी जीनें जो चमकती हैं। माइकल और उनकी टीम यही फ्लोरोसेंट जीनें जेलीफिश के अंदर से निकालती है और उन्हें अपनी लैब में दूसरे सेलों में डाल देती है। वहां वो देखते हैं कि वो जीनें किस तरह से जलती और बुझती हैं। हमारा ये माइक्रोस्कोप अलग अलग जगह पर जाकर उन सेलों की तस्वीरें लेता है और फिर हर जगह से नीले, लाल और हरे प्रोटीन की भी तस्वीरें लेता है। हम इस तरह की तस्वीरें लगातार लेते रहते हैं और इनसे हमें पता लगता है कि हर सेल किस तरह से बढ़ता है और फिर बढ़कर छोटी छोटी माइक्रो कॉलोनियां बनाता है। आखिर में हम इन तस्वीरों से एक टाइम लैप्स फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म में ये देखते हैं कि हर जीन किस तरह से बार बार जल और बुझ रही है। माइकल जो सेल बना रहे हैं वो क्लोन है। इन सभी सेलों को एक वक्त पर एक ही जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से तो इन सभी को एक ही वक्त पर अपना रंग भी बदलना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। माइकल और उनकी टीम
इसकी वजह का पता लगाने के लिए सैकड़ों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो अलग अलग के काम करने के तरीकों की स्टडी कर रहे हैं। हमने ई कोली की एक लड़ी ली जिसमें 2 रंग थे। ये दोनों रंगीन प्रोटीन एक ही जैसी जीनों जैसे लग रहे थे। सेल को उनका फर्क नहीं पता लग रहा था। अगर इनमें से कोई जलता तो दूसरा भी जलने लगता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनमें से एक प्रोटीन क्या कर रहा है, और इस तस्वीर में आप दूसरे प्रोटीन को देख सकते हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम इन तस्वीरों को बार बार आगे पीछे करके देखें तो लगता है कि कुछ सेल एक प्रोटीन के मुकाबले दूसरा प्रोटीन ज्यादा बना रहे हैं। जब लाल और हरे चैनल को मिलाया जाता है तब ये मिलता है रैंडमनेस। भले ही लाल और हरी जीन को एक ही तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, पर वो अलग अलग वक्त पर रैंडमली नजर आ रही है। माइकल ने पाया कि सेल के अंदर काम करने का तरीका ऑर्डरली, प्रिसाइज और मशीन लाइक नहीं है। असल में वो लक की बात है। ये प्रोटीन उस वक्त एक कांस्टेंट रेट पर बाहर नहीं आते जब सेल एक जीन को चलाता है। वो एक तेज झोंके में बाहर आते हैं। एक ही बार में ढेर सारा प्रोटीन बन जाता है और उसके बाद कुछ नहीं। काफी देर के लिए सन्नाटा पसर जाता है। वो झोंका रैंडम होता है। वो कब आएगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि सेल भी ये तय नहीं कर सकता कि वो प्रोटीन कब बनेंगे। ये अस्त व्यस्त स्थिति हर तरह के जीव की सेल में नजर आया है। ऐसा लगता है कि ये शायद डीएनए के काम करने के तरीके का एक फंडामेंटल पार्ट है। हमारी आंखों के रंग से लेकर किसी खतरनाक बीमारी तक की वजह हेरिडिटरी तो होती ही है, रैंडमनेस भी होती है। माइकल मानते हैं कि इस सेल्यूलर अनप्रेडिक्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है सर्वाइवल। सेल के लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अगर वो गलत जीन चुनते हैं तो उनकी मौत हो सकती है। उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है पॉपुलेशन के तौर पर जिंदा रहना। अगर उनकी पॉपुलेशन अच्छी होगी तो इस बात की गारंटी होगी कि वो बची रहेंगी, और कुछ सेल एक काम करेंगी तो कुछ कोई दूसरा काम, और उम्मीद बनी रहेगी कि उस पॉपुलेशन का एक हिस्सा तो सही वक्त पर सही काम करेगा। लक भी हमारी बायोलॉजी का ही एक हिस्सा है, मगर रैंडम चांस शायद उससे भी ज्यादा गहराई तक गया हुआ है। जेनेटिक मॉलिक्यूल एटमों और सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, और उनके बीच हर नैनो सेकेंड पर काउंटलेस इंटरैक्शन होता रहता है। लक का असली चेहरा शायद रहस्यमय क्वांटम वर्ल्ड के अंदर काफी गहराई में छिपा है। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें यह ताकत दी कि हम एटम को बांटकर कंप्यूटर रिवॉल्यूशन ला सकें, मगर अंदर से वो चांस का कैलकुलस है। बात आती है लक की। क्वांटम स्टेट का मतलब है अनसर्टेनिटी की स्थिति। अनसर्टेनिटी फुल स्टॉप। मगर अनसर्टेनिटी तो इस वजह से पैदा होती है कि हम वो नहीं जानते जो हमें जानना चाहिए, या फिर इस वजह से भी पैदा होती है कि कुछ होने के पहले दुनिया ये फैसला नहीं कर पाती कि उसे उस घटना के लिए क्या करना है। क्वांटम स्टेट भी कुछ इसी तरह की अनसर्टेनिटी है। दुनिया को ये मालूम नहीं होता कि उसे क्या करना है, और वो कहती है मुझे क्या पता कि क्या करना है, मैं तो अपना दांव चलती हूँ। मतलब ये कि हमारा भाग्य भी है। यहाँ तक कि क्वांटम लेवल पर भी लक एक फैक्टर होता है, लेकिन चूंकि हम भी उस इक्वेशन का हिस्सा हैं, इसलिए हमारी पसंद से फर्क पड़ता है। क्वांटम मैकेनिक्स मानता है कि दुनिया बर्फ का एक ठोस ब्लॉक भर नहीं है, वो चांस और इनडिटर्मिनिज्म से भरी दुनिया है। उस दुनिया में इधर उधर हाथ पैर मारने लायक जगह है, और वहां हम जो करते हैं उससे काफी फर्क पड़ता है। अगर मैं अलग हरकतें करूं तो ये दुनिया कुछ अलग ही होगी। ये बात इसे जीवों के रहने लायक बनाती है। मगर लक और क्वांटम फिजिक्स के इस रिश्ते पर आज भी दुनिया पूरी तरह से सहमत नहीं है। फिजिसिस्ट 100 साल से ज्यादा वक्त से क्वांटम अनसर्टेनिटी के असली स्वभाव पर बहस कर रहे हैं, और अब भी वो बहस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। सब एटॉमिक वर्ल्ड अनसर्टेनिटी से भरी दुनिया है। इलेक्ट्रॉन जैसे क्वांटम ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त पर कई जगह पर हो सकते हैं, और उनका पता उन्हें मेजर करने पर ही लगता है। हमारा पूरा ब्रह्मांड क्वांटम पार्टिकल से बना हुआ है। तो क्या रियलिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हमने उसे कब देखा है? अगर हमें यह मालूम हो कि हर सिक्का उछालने पर वो किस तरफ से गिरेगा, तब तो लक की बात ही नहीं रह जाएगी। हमें पहले से मालूम होगा कि क्या होने वाला है।
मगर यूसी डेविस में फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन एंड्रियास एल्ब्रेक्ट कहते हैं कि कुदरत ऐसा होने नहीं देगी। एंड्रियास भी उस इन्फ्लेशन थ्योरी के फाउंडर्स में से एक हैं जो हमें ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बताती है। हालांकि उनकी सोच काफी बड़ी है, पर वो मानते हैं कि हर समस्या एक क्वांटम पार्टिकल जितनी छोटी की जा सकती है। एक फिजिसिस्ट के नजरिए से तो लक बिल्कुल असली है। वो असली इसलिए है कि उसके अंदर जो कुछ भी है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। रैंडमनेस से पता लगता है कि किस तरह से हर एटम, हर मॉलिक्यूल काम करता है। हमें लगता है कि अगर हमें इसकी पोजीशन का पता होगा तो कितना अच्छा रहता। काश मुझे मालूम होता, तब तो कुछ भी रैंडम नहीं रहेगा, हर चीज पहले से तय होगी। मगर क्वांटम थियरी कहती है नहीं। मिसाल के तौर पर सिक्का उछालना ले लीजिए। अगर हमें यह मालूम हो कि हवा में और हमारे शरीर में हर मॉलिक्यूल कहां पर है, हर फिजिकल डिटेल मालूम हो, तो हम ये भी जान जाएंगे कि सिक्का किस तरफ से गिरने वाला है। सिक्का उछालने पर कई बातें एक साथ काम करती हैं, जैसे कि हमारे हाथ की हरकत, अंगूठे की हरकत, हमारे रिफ्लेक्सेस और हमारे न्यूरॉन्स। अगर हम अपने न्यूरॉन्स को करीब से देखें और अपने रिफ्लेक्सेस को जान लें, तो हमें दिखेगा कि वो न्यूरॉन्स तो उन पॉलीपेप्टाइड्स पर डिपेंड कर रहे हैं जो हमारे न्यूरॉन के अंदर मौजूद पानी में घूम रहे हैं। वो उस पानी से टकराते रहते हैं और उनमें से कुछ अंदर जाते हैं तो कुछ बाहर आते हैं, और इस रैंडमनेस का ओरिजिन ही क्वांटम फिजिक्स है। एक लिफाफे के पीछे अपने कैलकुलेशन में एंड्रियास ने सिक्के का साइज, उसकी स्पीड और न्यूरोट्रांसमीटर अनसर्टेनिटी लिखी, जिससे ये बता सकते हैं कि इवेंट्स के क्वांटम सीक्वेंस से वही प्रोबेबिलिटी मिल सकती है जिससे कन्वेंशनल कैलकुलेशन के बाद हेड या टेल का पता लग पाता है। आधा आधा। कोई ये नहीं बता सकता कि सिक्का किस तरफ से गिरेगा। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्वांटम अनसर्टेनिटी से जुड़े हैं, जिन्हें आप किसी भी कीमत पर अलग नहीं कर सकते। भले ही आप कितना भी क्यों ना जानते हो, पर सिक्का उछालते ही आपका लक शुरू हो जाता है। क्वांटम अनसर्टेनिटी हर चीज में है, आप में, मुझ में, समंदर की हर मछली में। मगर फिजिसिस्ट्स के लिए ये एक बड़ी समस्या है, ब्रह्मांड जितनी बड़ी समस्या। क्वांटम अनसर्टेनिटी उस बात से सहमत नहीं है जो हम एक बड़े ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। इन्फ्लेशन थियरी, जिसकी खोज में एंड्रियास ने भी मदद की थी, वो मुंह के बल एक क्वांटम दीवार से टकराती है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी के मुताबिक शुरुआती दौर में ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला था, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इन्फ्लेशन किस तरह से काम करता है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, बल्कि ऐसे जाने कितने और ब्रह्मांड हैं। इन्फ्लेशन की थियरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड तो ब्रह्मांडों के एक विशाल कॉस्मिक महासागर में एक ब्रह्मांड भर है। ये सारे ब्रह्मांड एक दूसरे के अगल बगल हैं, मगर एक दूसरे को नजर नहीं आते। इस गोल्ड फिश के लिए ये फिश बोल ही उसका ब्रह्मांड है, और ये इसके अलावा किसी और दुनिया को नहीं जानती। हमें लगता है कि हम पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं क्योंकि हमने कुछ बहुत दूर के तारों और तारामंडलों को देख लिया है, मगर ब्रह्मांड से जुड़ी मॉडर्न थियरीज कहती हैं कि हम जो भी देख रहे हैं वो शायद इस गोल्ड फिश बोल जैसा ही है, और इसके अलावा भी कई और ब्रह्मांड हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि पार्टिकल्स को स्पेस और टाइम में कुछ निश्चित संख्या में ही अरेंज किया जा सकता है, इसलिए हो सकता है कि काफी दूर दूसरे भी पॉकेट ब्रह्मांड हो जो हमारे ब्रह्मांड जैसे ही दिखते हों, पर थोड़े अलग हो। मगर एंड्रियास कहते हैं कि अगर सचमुच अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तब वो प्रोबेबिलिटी के नियम गलत साबित हो जाएंगे। क्वांटम मेजरमेंट से अंदाजा लगाया जाता है कि पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी में कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। अगर अनगिनत ब्रह्मांड होंगे तो फिर हर मेजरमेंट के नतीजे कहीं और भी नजर आएंगे। इससे एक मैथमेटिकल मेल्टडाउन शुरू हो गया। अगर हमने एक बार पॉकेट ब्रह्मांडों वाली थियरी को मान लिया, तो फिर हम क्वांटम प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल अपनी नॉर्मल थियरीज में उस तरह नहीं कर पाएंगे जैसे कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी थ्योरी ज्यादा सही है, पॉकेट ब्रह्मांडों वाली या क्वांटम मैकेनिक्स की? एंड्रियास मानते हैं कि क्वांटम थ्योरी ज्यादा सही है। उनका कहना है कि हम दूसरे ब्रह्मांडों को तो नहीं देख सकते, पर लक को देख सकते हैं।
माइक्रोस्कोपिक नेचर में मौजूद क्वांटम प्रोबेबिलिटीज ही हमारे लक के अलावा हर अनसर्टेनिटी और दुनिया के हर रैंडमनेस का सोर्स है। हमें खुद को हर हालात के लिए तैयार रखना चाहिए। मगर एक और पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल देगी। ये साहब कहते हैं कि हमारे कई और रूप हैं और उन सब की किस्मत भी अलग अलग है। आपने कभी सोचा है कि अगर चीजें थोड़ी अलग होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती? किस्मत के 2-4 ट्विस्ट से ही हम बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चले जाते। अगर हम पैरेलल दुनियाओं में उन अलग अलग रास्तों पर चले जा रहे हों तो हो सकता है कि हमारे कई और रूप हों जो बिल्कुल ही अलग तरह की जिंदगी बिता रहे हों। मैक्स टेगमार्क MIT कॉस्मोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इनका दावा है कि लक हमारी जिंदगी की दिशा नहीं तय करता। सबूत के तौर पर ये उन क्वांटम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो एक ही वक्त पर कई अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल एक ही वक्त पर 2 जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन मैं भी तो उन एलिमेंट्री पार्टिकल से ही बना हूं, इसलिए मैं भी एक ही वक्त पर 2 जगहों पर हो सकता हूं। क्वांटम ऑब्जेक्ट्स में कई तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब तक हम उन्हें नहीं करते वो वेव जैसे नजर आते हैं और वो पार्टिकल बन जाते हैं। इसका मतलब है कि वो एक ही वक्त पर तब तक कई जगहों पर रहते हैं जब तक अचानक ही ब्रह्मांड में एक जगह पर फिक्स नहीं हो जाते। इस अनोखे व्यवहार को कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन कहते हैं। मैक्स मानते हैं कि वेव फंक्शन असल में कभी कोलैप्स नहीं होता। हो सकता है कि हमारे मेजरमेंट के वक्त एक इलेक्ट्रॉन यहां नजर आए, मगर वो उसी वक्त पर हमारे ब्रह्मांड से निकले कई और पैरेलल ब्रह्मांडों में भी हो सकता है। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो कई प्रोसेस एक साथ काम करते हैं और हमारा फैसला हमारे दिमाग में मौजूद एक छोटे से पार्टिकल पर निर्भर हो सकता है। अगर वो पार्टिकल एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो तो मेरी जिंदगी भी एक ही वक्त पर कई कहानियों का हिस्सा बन जाएगी। अगर क्वांटम वेव कभी कोलैप्स नहीं कर तो साल तक बचे रहेंगे और कुछ खत्म हो चुके होंगे। मैक्स का भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस क्वांटम रियलिटी में रह रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये किसी को नहीं पता लगेगा कि बाकी दूसरे मैक्स का क्या हो रहा है। मान लीजिए कि आप मुझे बेहोश करके मेरा एक हम शक्ल क्लोन बना लेते हैं और फिर मेरी एक कॉपी यहाँ छोड़कर दूसरे को ऊपर ऐसे ही कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। आपने मुझे इसके बारे में पहले ही बता रखा है और मुझसे पूछते हैं, मैक्स अब तुम जागोगे क्या? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या कहते? उस वक्त 2 मैक्स टेगमार्क एक साथ जागेंगे, दोनों एक जैसे ही नजर आएंगे, दोनों की फीलिंग एक होगी और बेहोश होने से पहले तक की दोनों की यादें भी एक ही जैसी होंगी। मेरे दोनों रूप यही सोचेंगे कि मैं तो इसी कमरे में जागा हूँ। अगर मैं बाहर जाकर उस कमरे का नंबर देखता हूँ तो वो मुझे रैंडम नंबर नजर आता है और उसे देखकर मैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो रूम नंबर वक्त से पहले क्या बताने वाला है। इसलिए मैं उन मैक्स क्लोनों को कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे तो बस वो रैंडमनेस ही नजर आएगी। मैक्स मानते हैं कि हम दूसरी रियलिटीज को नजरअंदाज करते हैं और उससे पैदा होने वाले इल्यूजन को ही हम लक कहते हैं। लक और रैंडमनेस असली नहीं है। कुछ चीजें हमें रैंडम लगती हैं, मगर उसकी वजह यह है कि जब हमारे क्लोन बनाए जाते हैं तब हमें ऐसा ही लगता है और हमारे क्लोन लगातार बन रहे हैं। असल में मेरी 2 कॉपी हैं और दोनों में से एक नतीजे को महसूस करती है। अगर आप कहीं रोलेट व्हील पर जीतते हैं, आप ही का एक क्लोन हारता भी है। लक कुछ नहीं है, सिर्फ क्लोनिंग होती है। मान लीजिए कि मैक्स कई ऐसी घटनाओं में बच जाते हैं जिनमें उनके मारे जाने की संभावना 50% थी। एक पैरेलल ब्रह्मांड में उनकी मौत हो जाती है, मगर दूसरे में वो जिंदा रहते हैं। अगर वेव फंक्शन कभी खत्म नहीं होता तो मेरे 2 रूप होंगे, एक वो जिसमें मैं जिंदा रहूंगा और दूसरा वो जिसमें मेरा काम तमाम हो जाएगा। मगर सिर्फ एक मैक्स ही इस बात को महसूस कर पाएगा। अगर वो घटनाएं लगातार जारी रहती हैं
तो मैक्स के एक रूप के मारे जाने की संभावना पहले 25% से 12.5% होगी, फिर 6.25% और ये क्रम चलता रहेगा। कई और ब्रह्मांडों में मैक्स की मौत हो जाएगी, मगर एक में वो जिंदा रहेगा। वाह, मुझे तो यही लगेगा कि मैं हर बार बचता ही जा रहा हूँ, जो बड़ी ही अजीब बात होगी। अगर मैक्स का एक भी रूप 60 जानलेवा घटनाओं के बाद भी बचा रहता है, तो 1000 करोड़ में से सिर्फ एक की संभावना होगी कि उनकी थियरी गलत है। जाहिर है, कई मैक्स टगमार्क की रियलिटी और अनरियलिटी शायद शक के घेरे में ही रहेगी। ये कहना कि रियलिटी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है और ये मानना कि अगर हम कहीं पर हारते हैं तो हमारा ही एक रूप कहीं न कहीं जीतता है, एक बड़ी ही अजीब सी सोच है। मगर ये बताइए, क्या हम इंसान ब्रह्मांड से कह सकते हैं कि उसे कैसा व्यवहार कर, किस रास्ते से पहुंच सकते हैं? हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा डीएनए और हम सब जिन एटमों से बने हैं, वो सभी एक अनजान और अनोखे रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा हर फैसला एक जुआ ही तो है।